डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने बड़ा दावा किया है। तुर्की से ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली। ट्रंप को लाने के लिए चलाया गया सीक्रेट ऑपरेशन। एयरफोर्स वन की जगह दूसरे विमान से सफर किया और ईरान के डर से सीक्रेट विमान पर सवार हुए डोनाल्ड ट्रंप। अचानक ट्रंप का सुरक्षा प्लान बदला गया है। पूरे ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि मीडिया ही नहीं, व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी अनजान थे। तो एक बार फिर से बता दें, ये इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा प्लान को बदला गया। हालांकि आपको याद होगा, इससे पहले 2 बार डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में सेंध हो चुकी है। हालांकि वो सेंध अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट बड़ा दावा यह कर रहा है कि तुर्की से ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली है। ट्रंप को लाने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया और एयरफोर्स वन की जगह दूसरे विमान से डोनाल्ड ट्रंप ने सफर किया। हालांकि सवाल यही है कि क्या ईरान के डर से सीक्रेट विमान पर डोनाल्ड ट्रंप सवार हुए और अचानक ट्रंप का यह सुरक्षा प्लान बदला क्यों गया? इस पूरे ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि मीडिया ही नहीं, व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी अनजान थे। खबर क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। तुर्की में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा खतरा था क्या? इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा ही एक फैसला भी लिया गया था। पहले ताजा मामला आपको बताते हैं। तुर्की दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से खतरा था और टर्की से सीक्रेट सेफ्टी ऑपरेशन के तहत ट्रंप को लाया गया। टर्की से ब्रिटेन रवाना होते समय अचानक सुरक्षा प्लान ही बदल दिया गया। अब सवाल ये कि अचानक से बदलाव क्यों? अपने एयरफोर्स वन से अंकारा एयरपोर्ट से नहीं लौटे डोनाल्ड ट्रंप। खबर मिलती है कि एयरफोर्स वन में जाने से खतरा हो सकता है। दिखाया गया कि ट्रंप एयरफोर्स वन में सवार हो रहे हैं और केटरिंग ट्रैक की आड़ में ट्रंप को दूसरे विमान तक पहुंचा दिया गया। और असल में एयरपोर्ट पर ट्रंप C-32A सैन्य विमान में सवार हुए और फिर अंकारा एयरपोर्ट से दोनों विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। एयरफोर्स वन को भ्रम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दरअसल C-32A सैन्य विमान से अंकारा एयरपोर्ट से ट्रंप लंदन पहुंचे थे, लेकिन दिखाया कुछ और गया था। ट्रंप जुलाई में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए टर्की के अंकारा गए हुए थे और इसी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से बदलाव देखने को मिला और एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई थी। मनीष, इन तस्वीरों के आधार पर ये जो कनेक्ट द डॉट्स, ये केटरिंग ट्रक का नजर आना C-32A के नजदीक और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में किए गए प्लान में बदलाव को लेकर, ये सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। हुआ क्या था और क्या वाकई ईरान के डर की वजह से सुरक्षा प्लान में ये बदलाव? बिल्कुल, देखिए, दरअसल तुर्की में प्रेसिडेंट ट्रंप नाटो सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे और वहां पर अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से ये कहा गया कि आप पर खतरा है और ईरान आपको टारगेट कर सकता है। तो पहला ओरिजिनल प्लान तो ये था कि जो ट्रंप को कतर की तरफ से जो विशेष विमान मिला है उस विमान से उनको लौटना था, लेकिन उस विमान को कहा गया कि आप लंदन पहुंचो और हम एयरफोर्स वन से जाएंगे। और आज हम दिखा रहे हैं कि कैसे एयरफोर्स वन के एंट्री लेते हैं उसमें और फिर साइड गेट से वो उतरकर एक ट्रक में, कैटरिंग ट्रक में बैठते हैं और फिर दूसरी रनवे पर एक C-32 मिलिट्री प्लेन रहती है, उस पर वो बैठकर फिर वो लंदन तक पहुंचते हैं। तो टर्की से लंदन वो बजाय एयरफोर्स वन के एक छोटे से मिलिट्री प्लेन में जाते हैं और पूरी दुनिया समेत व्हाइट हाउस के अधिकारियों को भी ये जानकारी रहती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एयरफोर्स वन में आ रहे हैं, जबकि वो उसमें होते ही नहीं हैं। अब इसकी कितनी जरूरत थी, नहीं जरूरत थी, ये तो वही जाने, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि ट्रंप को दरअसल खतरा ईरान से कम और उनके आसपास रहने वाले इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा है, जो ईरान का खतरा बताकर कुछ भी हो सकता है। और अमेरिका में गवाह भी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के बाहर नहीं मारा गया है, अमेरिका के भीतर ही मारा गया है। लेकिन जो भी हो, कम से कम अगर आप देखें तो जो एविडेंस क्रिएट हुए हैं उसके मुताबिक एयरफोर्स वन में प्रेसिडेंट ट्रंप सवार होते हैं, फिर दूसरे तरफ की सीढ़ी से वो उतरते हैं, फिर वो एक कैटरिंग ट्रक पे सब बैठते हैं और फिर वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर जो दूसरी रनवे है, उस रनवे पर मौजूद मिलिट्री प्लेन पर सवार होकर वो लंदन पहुंचते हैं और वहां पर वो अपने नए प्लेन में जाते हैं। तो कुल मिलाकर 3 प्लेन का इस्तेमाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप के अमेरिका पहुंचने के लिए। तो ये बहुत कम, रेयर मोमेंट होता है, लेकिन ऐसा हुआ है और उसकी वजह बताई जा रही है कि ईरान का खतरा था, ईरान से अटैक होने वाला था। हालांकि ईरान ने कभी इस तरह का दावा किया नहीं। ये बात सही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हिट लिस्ट में है
हमेशा अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप हिट लिस्ट में क्यों नहीं रहेंगे जब आप ईरान में सुप्रीम लीडर को मार दोगे, पूरी लीडरशिप को खत्म कर दोगे। और तो जाहिर है, और ठीक ये वही वक्त था जिस वक्त में ईरान के सुप्रीम लीडर को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि वहां पर काफी गुस्सा था, हो सकता है ऐसी। और अभी हाल ही में सुरक्षा में कूच का मामला भी सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में कई बार सेंध के मामले सामने आ चुके हैं और अभी 2 दिन पहले ही हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे टीवी 9 भारतवर्ष पर। शरदेंदु सर, अब जब इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कहा गया है, वो भी अमेरिका की तरफ से, तो कोई ना कोई तो इंफॉर्मेशन होगी तभी ये स्टेप लिया गया। और फिर लगातार सेंध सुरक्षा में देखने को मिलती है, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी कई तस्वीरें भी ऐसी सामने आ चुकी हैं। देखिए, ये तो जानी मानी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट में नंबर 1 हिट लिस्ट में है और तमाम एजेंसियां उनके बरखिलाफ काम कर रही हैं और उन्होंने इतनी एनमिटी पाल रखी है कि कोई भी एलिमेंट, चाहे वो कुर्द का एलिमेंट हो, चाहे वो ईरान का एलिमेंट हो या कोई ऐसे डिस्ग्रेंटल एलिमेंट हो जो इनको एलिमिनेट करना चाहता हो। तो मेरा मानना है कि जब इस तरीके के सडन प्लान में तब्दीली होती है तो कुछ न कुछ सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, इसलिए इस तरीके का सडन बदलाव किया गया। एक इनका जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट चलता है तो कई तरीके के प्लान उसमें एग्जीक्यूट होते हैं और जब उसमें 2 होते हैं, कम से कम लोगों की नॉलेज और कम से कम रिएक्शन टाइम, और ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र इसमें रखा गया है, जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो बहुत कम थे, समय नहीं दिया गया और एक प्लेन से दूसरे प्लेन में उनको शिफ्ट किया गया। तो ये दिखाता है कि वो कितने सजग हैं, किसी भी पॉसिबिलिटी से रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसके पहले भी उनके लाइफ पे अटेम्प्ट हो रखे हैं। तो ऐसे समय जब वो टर्की में थे और उनका प्लान लोगों को मालूम था, तो इस तरीके की जो बदलाव होना उनके प्लान में बड़ा लाजमी है, ऐसा मैं मानता हूं। और जो वस्तु स्थिति आज की डेट में विश्व के पटल पे है, जिस तरीके से ईरान लगातार उनको नंबर 1 एनिमी मानता है और कई तरीके के स्टेटमेंट भी आए हैं और कई सारे ऐसे, हो सकता है हमास, हो सकता है कुछ तरीके के एलिमेंट उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की में चूक हुई होगी, एक एलिमेंट ऑफ डाउट आया होगा, इसीलिए ये सडन चेंज। और ये एक फैशन की तरह नहीं किया जाता। जब कॉन्वॉय मूव करता तो आपने देखा होगा एक तरीके की कई गाड़ियां होती है, आगे पीछे ओवरटेक करती है, एक पर्टिकुलर ड्रिल के साथ चलते हैं। उसी तरीके से आज की डेट में अब ये एनलार्ज होके एयरक्राफ्ट के मूवमेंट में भी आ गया है। देखिए, एयरफोर्स 1 का जो है, जो प्लेन है वो बहुत सिक्योर है, कई तरीके के उसमें जैमर, कई सारी सिस्टम काम करते हैं। उसको C-32 में कन्वर्ट किया गया, उसमें भी वही सिस्टम होगा। तो ये प्री प्लान तरीके से किया गया, लेकिन डेफिनेटली सुरक्षा में कोई ना कोई चूक या कहीं ना कहीं डाउट जरूर इसमें सर, आपने कहा बिल्कुल प्री प्लान तरीके से किया गया, और यही वजह है कि अब तस्वीरों के आधार पर दावे यही किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चढ़ते हुए तो नजर आए एयरफोर्स 1 में, लेकिन वहीं पर केटरिंग ट्रक और साथ ही ये जो अचानक सुरक्षा में बदलाव हुआ, ईरान के खतरे को देखते हुए ही, या जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा इनपुट था, इसलिए ये बदलाव। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे और बात पाकिस्तान के बुरे दिनों की, क्योंकि आज बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और बलोच नेता मीर यार बलोच ने आजादी का संदेश भी दिया है। 11 अगस्त यानी आज आजादी दिवस मनाने का ऐलान। बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोग आजादी दिवस मना रहे हैं और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि अलग देश। वहीं रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की लोगों से अपील है, अपने घरों पर बलूचिस्तान का झंडा लहराएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता दे, ये भी अपील की जा रही है। तो अपने घरों पर बलूचिस्तान का झंडा लहराएं, ये बात कही गई है, अपील की गई है, बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता मिले। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता दे, इस तरीके की मांगे उठाई जा रही हैं। आजादी दिवस को रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी गश्त कर रही है। एक तरफ तो अपील और दूसरी ओर पाकिस्तान आर्मी गश्त कर रही, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी भी की जा रही है। एक तरफ आजादी की मांग उठ रही है और दूसरी ओर पाकिस्तान आर्मी गश्त कर रही है, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की खबर है। अब आपको एक गाना दिखाते हैं जो बलूचिस्तान में आजादी दिवस के मौके पर गाया जा रहा है, पहले ये सुनिए। तो बलूचिस्तान में स्वतंत्रता दिवस, यही आज की वो तस्वीर है जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने संदेश दे दिया है। बलूचिस्तान में रहने वाले सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोग 11 अगस्त को आजादी दिवस मनाते हैं। हमें कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक, नैतिक रूप से मान्यता मिले, बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में लिखा, पढ़ा, संबोधित किया जाए। विदेश नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था,
खुद संभालने का अधिकार रखते हैं। बलूचिस्तान के पासपोर्ट, मुद्रा, दूतावासों की सही समय पर शुरुआत होगी। कब्जा करने वाली ताकतों को हराने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने 5 लाख सैनिकों की बलोच सेना तैयार कर ली है। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा की थी। बलूचिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। हालांकि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का पाकिस्तान पर आरोप किया है। 50,000 से ज्यादा बलोच पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। पाकिस्तान की जेलों में बलूच पर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, सुनिएगा, इन आरोपों के बाद सवाल आपसे ही करने वाली हूं, इसलिए दोबारा दोहरा देती हूं। आरोप लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से। 50,000 से ज्यादा बलोच पाकिस्तान की जेलों में बंद। पाकिस्तान की जेलों में बलूचों पर रोजाना अत्याचार। बलूच नागरिकों, छात्रों, कार्यकर्ताओं को अगवा किया जा रहा है। पाकिस्तानी फोर्स बलूच नागरिकों की हत्या कर रही है। बिना कानूनी प्रक्रिया लोगों को गायब किया जा रहा है। हमारे संस्थानों का जबरदस्ती दोहन किया जा रहा है। बताएं, हकीकत है क्या? क्या पाकिस्तान को अभी आजादी नजर आ रही है या नहीं? पाकिस्तान को अत्याचार तो अभी तक नजर नहीं आया, लेकिन आज की इस हकीकत पर आपका पहला जवाब खान साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सुबह सुबह आपने इतना पैनिक फैलाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बलूचिस्तान और फिर पाकिस्तान तक आए। मैं हैरान हूं कि आज आप कश्मीर तक मुझे लेकर नहीं गए। देखिए, बात यह है कि जो बातें आप लोग करते हैं, सत्य दिखाने की कोई टाइमलाइन है क्या? आप जरा सुन लीजिए ना। सकते हो उसका मैंने आपका सवाल सुना, मेरा जवाब सुनिए। दूसरी बात यह कि क्या आपको खुद से शर्म नहीं आती कि जैसे आपने अभी ट्रंप को बताया कि जी उन्होंने जहाज तब्दील किया और ये किया और बड़ा सीक्रेट रखा। अगर सीक्रेट रखा तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस आपके पास कैसे आ गई जो अभी आप चला रहे थे अपने चैनल पर? दूसरी बात, भाई मुझे पता है कि देखें, मुझे बोलने दीजिए पूरा। मनीष भाई, मैं मनीष साहब बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रुकिए ना, उनको बोलने दीजिए, क्योंकि पहले बोलने दीजिए फिर बताइएगा। इन्हें हकीकत पता ही नहीं होती या नजर नहीं आती। बोलिए खान साहब। इरशाद भाई, सुबह सुबह आप अखबार पढ़ते होंगे कि नहीं? अगर पाकिस्तान में इंटरनेट आ रहा है तो आप CNN देख लें, आप वॉशिंगटन पोस्ट देख लें। अभी आप TV 9 की खबरों पर आप लोगों का आप CNN देख लें, आप वॉशिंगटन पोस्ट देख लें, करेंगे, आप जजीरा पढ़ लें, आपको ट्रंप की खबर के बारे में पता चल जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम यही तो है। आपके यहाँ लगता है इंटरनेट नहीं आता है, आपके यहाँ दुनिया की तमाम घटनाओं के बारे में आप आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए जरा। इनके मुंह से हकीकत तो सुनिए। इनको ना कुछ दिखाई देता है, और अगर कोई सच दिखाए तो उसके लिए भी इन्हें लगता है सुबह सुबह पैनिक कर रहे हैं। मनीष, रुकिए ना, सुनिए तो सही एक बार। मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए इरशाद भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपके जन्म काल में आपको दूसरा देश हो रहा है। पहले आप जब बच्चे थे तब बांग्लादेश हुआ था, तो आपको पता नहीं चला होगा कि कैसे बांग्लादेश। क्या कहना चाहते हैं एक बार सुन लेते हैं। मनीष, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, खान साहब से नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुकिए तो सही, सुनिए तो सही। इस आजादी के बारे में ये कहना क्या चाहते हैं? ओवर टू यू खान साहब। देखिए, बात यह है कि अभी आप मेरे प्यारे बलूचिस्तान के लिए बात कर रहे थे। हमारा बलूचिस्तान, हमारा पाकिस्तान, सब हम इकट्ठे हैं, हम अलग-अलग नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात, आप कह रहे थे जेलों में बलोची पड़े हैं। बलोची नहीं पड़े हैं, हमने दहशतगर्दों को पकड़ा हुआ है जो दहशतगर्दी कर रहे थे, जो दहशतगर्दाना सोच के साथ हमला करते थे लोगों के घरों पे, लोगों की इमलाक पे, बलूचिस्तान में धमाके करते थे। और फिर देखें, अब तो वो खुद से चीख चीख करके कह रहे हैं। अभी भी एक लड़के ने हथियार डाले हैं जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता था, बलोची था, लेकिन ईरान जाकर आप लोगों के हाथ आया और आप लोगों ने। सर, उन 6 करोड़ में से कितने लोग दहशतगर्द हैं जिन पर आपने एक्शन लिया? सुन लीजिए। दाने पानी के लिए मोहताज बना दिया। उसने हथियार डाले और उसने कहा कि वो ईरान गया था नौकरी की तलाश में और वहां हिंदुस्तान के लोगों के हाथ से चढ़ गया। ये 6 करोड़ में से एक शख्स का मामला है। और आज वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के। और सर, वो जो कई तस्वीरें सामने आई हैं खान साहब, जो कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आजादी की मांग की जा रही है। 11 अगस्त की तारीख बहुत जरूरी है इन सभी लोगों के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? 14 अगस्त को आप भी स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और उससे पहले आजादी की मांग बलूचिस्तान में उठ रही है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही क्या? देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, बलूचिस्तान में किसी भी किस्म की इस तरह की तहरीक नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान आजाद है। पाकिस्तान क्या पाकिस्तान का हिस्सा है? पाकिस्तान का बात क्यों नहीं मान लेते हैं? जब आजादी की मांग की जा रही है तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? पठान पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की जान है पठान।
तो मैं ये बता दूं आपको, वो मेरी रीढ़ की हड्डी है, वो हमसे अलहदा नहीं है। रीढ़ की हड्डी निकल के तो जिस्म खत्म हो सर गया। आपके साथ है, इसीलिए आपसे आजाद होने के लिए स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और स्वतंत्र होते हुए आजादी का जो जश्न मना रहे हैं और आजादी की जो मांग कर रहे हैं, झंडा तक फहरा रहे हैं अलग, ये तस्वीरें आपको नजर नहीं आती। करूंगी इसी को लेकर आपसे भी सवाल, और ये इतिहास बताने के लिए इस वक्त स्टूडियो में विदेश मामलों के जानकार भी हैं जो शायद आपको कलात का वो इतिहास भी बता दे जिससे आपको ये याद आ जाएगा कि बलूचिस्तान किस आधार पर आजादी की मांग करता है। उससे पहले प्रगति, एक और बड़ी खबर बलूचिस्तान से जुड़ी ही है जहां पाकिस्तानी सेना का दमन जारी है। 15 बलूच लड़ाकों को मुठभेड़ में मार गिराया है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने बदला लेने का ऐलान भी किया है। कोई ये पहला मामला नहीं है, कई लोगों के लापता होने का मुद्दा प्रमुख तौर पर उठाया जा चुका है। इसी को लेकर आजादी की मांग भी की जा रही है, हिंसा बढ़ती जाती है, इसको लेकर भी कई बार आवाज उठाई जा चुकी है। और अब ये ताजा मामला बलूचिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट पर भी निशाना बन सकता है, क्योंकि देखिए CPEC को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में चीन पर क्या असर होगा ये भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में बलूच क्रांति देखने को मिल रही है। बलूचिस्तान में 10 दिन से संघर्ष जारी है। मुनीर ने कमांडर्स को जरूरी निर्देश दिए हैं। 15 BLA लड़ाकों को मार गिराया है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में झड़प की भी खबरें हैं। बलूचिस्तान में कहां-कहां ऑपरेशन, ये भी आपको बता देते हैं। मस्तूम की बात हो, वाशुक, बोलान, आवारान, ये वो इलाके जहां पर ऑपरेशन जारी है। सिबी, खुजदार, हरनाई और नुश्की भी इसमें शामिल हैं। अब 4 फ्रंट पर पाकिस्तान घिरता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से किस तरीके से लड़ाई चल रही है वो सभी जानते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से किस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। और बलूचिस्तान तो आजादी की मांग यहां पर उठ ही रही है। संजय भारद्वाज सर, आंतरिक सुरक्षा को खतरा का मामला जिस तरीके से पाकिस्तान में तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसे देखकर तो यही लग रहा है कि मुनीर सरकार की परेशानी बढ़ गई है। देखिए प्रगति, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। पहली बात तो आप सिंधु देश को भूल गए, क्योंकि वहाँ पर भी एक तरीके का जो सेपरेटिस्ट आंदोलन चल रहा है, वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। देखिए पाकिस्तान की जो गनीमत ये है कि वहाँ पर इन्होंने सबॉर्डिनेट रिलेशंस बना रखे हैं। सिर्फ पंजाबी मुहाजिर कोटरी वहाँ पे रूल करता है, और बाकी जो आपने खैबर पख्तूनवा की बात की, बलूच की बात की, सिंध की बात की, ये सब इनको एक तरीके से दबा के रखा गया है और ये कभी से आज़ादी की बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात बलूचिस्तान की, देखिए 11 अगस्त को जो वहाँ के मीर अहमद खान जो थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था। ब्रिटिशर्स से बात करके और मुस्लिम लीग से बात करके उन्होंने अपने आप को, जिसको कहते हैं कनाते और कलात, उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। लेकिन दबाव डाल के मार्च 1948 में लगभग 8-10 महीने बाद में दबाव डाल के उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराया, लेकिन आज भी पाकिस्तान कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहते। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा प्रगति कि देखिए अब मीर बलोच से यार से बात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। उनका क्लियर कट अपना एक डोमेस्टिक पॉलिसी है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। जहाँ तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है, अमेरिका को क्रिटिकल मिनरल्स का लालच देने की बात है, या और इन्वेस्टमेंट की बात है, उनका बहुत क्लियर कट है कि हम पाकिस्तान से कोई किसी तरीके का सहयोग नहीं। सर, क्योंकि बलूचिस्तान का मुद्दा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अंदरूनी संकट बन चुका है, इसलिए ये वो हकीकत अब सामने आने देना नहीं चाहते। यही वजह है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद यहां से मीडिया रिपोर्ट्स आना भी एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। इसी को लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले, बलूचिस्तान में तेज हुई आजादी की एक और तस्वीर दिखाते हैं। आजादी की वो जंग जहां BLA के साथ BLF ने भी हमले तेज कर दिए हैं। दूसरे बलूच गुट भी पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। 85% बलूचिस्तान पर BLA के कब्जे का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में बुलंद आवाज लेकर बलूचिस्तान रहेंगे। तमाम आवाजें उठ रही हैं। BLA का क्या दावा है ये भी आपको बताते हैं। 85% इलाके पर कब्जा, BLA की सरकार बनी है, अलग झंडा, अलग संविधान होना चाहिए। कई इलाकों में PK यानी कि पाक सेना पीछे हटी है, ये भी खबरें हैं। सैन्य बंकरों, चेक पोस्ट पर कब्जा, क्वेटा ताफ्तान हाईवे बंद किया गया है। अब चीन को भी चुनौती, ये बड़ी खबर है। BLA ग्वादर में आसपास के रणनीतिक इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ग्वादर में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रही थी, जिक्र किया था, इससे जुड़े प्रोजेक्ट पर भी निशाना, क्योंकि रणनीतिक रूप से अहम रेकोडिक
परियोजना पर खतरा है। खनिज और अन्य संसाधनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। अस्थिरता से चीन के निवेश और सीपेक परियोजना की सुरक्षा पर भी अब इसके बाद सवाल उठ रहे हैं। शरदेंदु सर, पाकिस्तान से तो इसको लेकर कोई जवाब सामने आता नहीं है, ना वो इस हकीकत को मानेंगे कि इस विरोध ने, ये सिर्फ महज एक विरोध तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इस वजह से पाकिस्तान की आंतरिक मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आज की हकीकत ये है कि ये खुद को पूरी तरह पाकिस्तान से अलग मान चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आज वो अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जो उन्होंने अपने बलूचों को एक नई उम्मीद दिखाई है, उससे लगता है कि अब एक करके सारे कंट्रीज को इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू करना चाहिए। और जब ये रिकॉग्निशन एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली ये यूएन का भी मेंबर बनेंगे। तो इसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने जो एक एज ए नेशन जो सुविधाएं, जो चीज़ें मुहैया करानी चाहिए थी बलूचिस्तान में, वो नहीं कराई। एक तो उनको अपने में कब्जे में ज़बरदस्ती में लाया गया, दूसरे बात वहाँ पर ना डेवलपमेंट किया, ना एजुकेशन दिया, और हमेशा लगातार दमन चक्र, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके आपने कुछ दिया नहीं, तो आपके साथ वो बने रहना नहीं चाहते हैं। और जब से बीएलए और बीएलएफ एक साथ आए और जिस तरीके से उनका कंट्रोल पूरी बलूचिस्तान में 85% का इलाका, बहुत बड़ा इलाका होता है, वो कंट्रोल करते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस वहां भेजी जाती हैं सिर्फ किलिंग के लिए, एब्डक्शन के लिए। वहां के यूथ को, वहां के महिलाओं को उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है और पाकिस्तान की जेलों में भर दिया जाता है। तो इस तरीके का दमनकारी चक्र, और ऐसे समय में जबकि ये एजिटेशन, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट बिल्कुल मैच्योर हो रखा है, तो मेरा मानना है कि तमाम विश्व की संस्थाओं को इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और बलूचिस्तान को एक और जोड़ के साथ इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए उनका नेशनल एंथम भी उन्होंने कहा कि देखा भाई आज प्रसारित हुआ। तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें जो एक नेशन के लिए होनी चाहिए वो चीजें हैं। और जहां तक फॉरेन नीति, ये सारी चीजें वो धीरे धीरे डेवलप होंगी। जहां तक सीपेक और नेचुरल रिसोर्सेज जो आपने अमेरिका और चाइना के अगेंस्ट गिरवी रखा है, ये सारी चीजें टॉक टेबल पे रिजॉल्व हो जाएंगी। एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री आपने बनाया है, अब बस स्वतंत्रता की देरी है। पाकिस्तान को अपनी ही नीतियों में पूरी तरीके से वो फेल करके एक इंडिपेंडेंट नेशन, बिल्कुल सर, और आवाज भी उसके लिए उठ रही है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, जैसे 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में भी व्यवहार किया जा रहा है। पेट्रोल के दामों पर पाकिस्तान में हंगामा और पेट्रोल की कीमत 335 पाकिस्तानी रुपया प्रति लीटर हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। महंगाई को लेकर पहले से ही कई बार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। प्रदर्शन में जमात इस्लामी भी शामिल। तो पेट्रोल में लेवी बढ़ाने से दाम भी बढ़ गए हैं। लाहौर, रावलपिंडी, एबटाबाद में प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। कल से रोकी जाएंगी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं। तो पेट्रोल के लिए सड़क पर उतर आई है पाकिस्तानी जनता, जहां पेट्रोल की कीमत हो चुकी है पाकिस्तान रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 335, जबकि डीजल की कीमत हो चुकी है 380 पाकिस्तानी रुपया प्रति लीटर। 6 मार्च को पेट्रोल और डीजल में 55 रुपए की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोलियम लेवी की वजह से आसमान पर दाम पहुंच रहे हैं। लाहौर के अलावा कराची, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद में प्रदर्शन हो रहा है। 2 दिन में पूरे पाकिस्तान में 500 से ज्यादा रैलीज और ट्रांसपोर्टर्स के साथ जनता की सड़क पर उतरी है। 12 अगस्त से चक्का जाम, 16 अगस्त को राजधानियों में प्रदर्शन। और इरशाद जी से ही पूछ लेते हैं, महंगाई को लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। इरशाद अहमद खान जी, जिस तरीके से प्रदर्शन की कई बार तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, अलग अलग मोर्चों पर आप घिरते हुए नजर आते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आपसे सिर्फ इतनी सी अर्ज करूंगा, पैनिक फैलाने की बजाय आप कुछ अच्छा भी दिखा दीजिए पाकिस्तान के बारे में। देखिए जमात इस्लामी ने एक, यानी कि समस्या पर बात नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए, एहतजाज किया जमात इस्लामी ने। आप इतना बड़ा जलसा जुलूस दिखा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, खुदा की कसम कोई एक शख्स भी महंगाई के खिलाफ सड़क पर आया हो, कोई एक शख्स भी पूरे पंजाब में, पूरे KPK में, पूरे वो जमात इस्लामी जमात है वहाँ की, कराची की, कराची से लोग बाहर आए, उन्होंने सड़कें ब्लॉक की। एक सड़क ब्लॉक की जहाँ उनका जलसा था, उसके अलावा किसी जगह भी कोई एहतजाज या कोई हंगामा नहीं हुआ। करते हैं POK में कोई प्रोटेस्ट करे तो वो दहशतगर्द है, बलूचिस्तान में अगर कोई आवाज उठाए तो वो दहशतगर्द है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोले तो वो दहशतगर्द है। यानी कि दूध का धुला तो सिर्फ पाकिस्तान है जो कि आतंक की फैक्ट्री है।
आप मेरा ख्याल मुझे सुन रही हैं। आज आपने प्रोग्राम करने का प्रोग्राम नहीं है, आप आम चैनल की तरह बोल रही हैं, आज बोलने नहीं दे रही हैं। देखिए बात यह है कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी पुरअमन जमात है, उन्होंने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया महंगाई के खिलाफ, कराना चाहिए। अगर महंगाई है तो महंगाई के खिलाफ आवाम को एहतजाज करना चाहिए, लेकिन हुकूमत रिलीफ दे रही है मुसलसल, क्योंकि हम एक पूरी आलमी जंग लड़ी और उसको अमन के लिए कोशिश हुए और आज इतने अजीम बनकर सामने आए। देखें तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, आप इतनी बड़ी एकदम नहीं हो गई, आपको सालों लगे होंगे। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 40 साल बाद आज इतनी बड़ी हुई है। तो पाकिस्तान एक अजीम ममलूकत खुदादाद है, वो मुसलसल तरक्की की तरफ गामजन है। सर इस तजुर्बे के साथ यही देख रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की हकीकत क्या है, उसी हकीकत पर आप जवाब नहीं दे पाते। फिलहाल शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं मंगल मिलन की, जहां थोड़ी देर में एनडीए सांसदों के मंगल मिलन की शुरुआत होने वाली है। और फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मॉनसून सत्र के दौरान चौथी बैठक हो रही है, कामकाज का ब्यौरा मंत्रालय देंगे और आज भी देखना होगा कि आखिर इस मंगल मिलन में किस तरीके से प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं। हालांकि ये चौथी बार है जब मॉनसून सत्र के दौरान मंगल मिलन हो रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान चौथी वो बैठक जिसमें कामकाज का ब्यौरा मंत्रालय देते हैं। आज क्या फिलहाल खबर है, इस बारे में और जानकारी के साथ सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं आनंद। बिल्कुल, जो मंगल मिलन कार्यक्रम है यानी कि जो एनडीए संसदीय दल की बैठक है वो शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जस्ट कुछ देर पहले पहुंचे हैं और आज की बैठक में 2 प्रेजेंटेशन रखे गए हैं। एक जेपी नड्डा, जो बताया जा रहा है कि जो खाद्य उपलब्धता, उर्वरक की जो उपलब्धता है उसको लेकर उस पर देंगे, और दूसरा प्रेजेंटेशन सीआर पाटिल की तरफ से दिया जाएगा जल संचयन को लेकर, यानी कैसे बारिश के पानी को हम कृत्रिम गड्ढे बनाकर, तालाब बनाकर पानी को स्टोर किया जाए ताकि बाद में वो काम आए। इसको लेकर वो दूसरा प्रेजेंटेशन जो है सीआर पाटिल की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि आज की जो ये मंगल मिलन की बैठक है, इस मौजूदा मॉनसून सत्र की आखिरी मंगल मिलन बैठक है, ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी इस बैठक में हो सकता है, क्योंकि आज के बाद फिर मॉनसून सत्र में मंगलवार नहीं पड़ेगा, मंगल मिलन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जो एनडीए के सांसद हैं उनको बताएंगे कि कैसे जनता के बीच जाना है संसद सत्र के बाद, और कैसे उनको केंद्र सरकार की स्कीम्स के साथ साथ कैसे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया, शिक्षा में रिफॉर्म्स के लिए, परीक्षा में सुधार के लिए, और साथ ही साथ जल संचयन का मामला हो, खादी की उपलब्धता हो, नौकरी की बात हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन की बात हो, ये तमाम बातें जो है कैसे जनता को जाके इस संसद सत्र के बारे में की बात बतानी है। माना जाए कि प्रधानमंत्री आज के संबोधन में एनडीए सांसदों को ही बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बने रहिए। लौट रही हूं आपके पास से एक और बड़ी खबर है। मंगल मिलन में सांसदों के हाथ में तिरंगा, बैठक के बाद पैदल सांसद जाएंगे, पैदल संसद पहुंचेंगे सांसद। आपको बता दें कि तिरंगा लेकर संसद की ओर जाएंगे सांसद। तो देश भर में तिरंगा यात्रा बीजेपी कर रही है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। अलग अलग राज्यों में हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज हो चुका है और बीजेपी यात्रा कर रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, इस बैठक के बाद जो पैदल मार्च निकाला जाएगा एमपीज की तरफ से, इसको लेकर क्या रणनीति बनाई गई है, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये जो बैठकें अब तक हुई हैं इसमें यह देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी सभी सांसदों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करिए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर यात्राओं के जरिए। ये देखिए, 15 अगस्त के पहले बीजेपी जो है पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और जगह जगह जो हर विधानसभा में बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो तिरंगा यात्रा निकालने, उनके हाथ में तिरंगा होता है और कुछ पैदल मार्च करते हैं, कुछ बाइक रैली निकालते हैं। तो तिरंगा यात्रा बीजेपी देश की हर विधानसभा में निकाल रही है और उसी के तहत अभी जो एनडीए संसदीय दल की बैठक है इसमें बताया जा रहा है कि सभी सांसदों को तिरंगा दिया गया है। और जब इस बैठक के बाद जो संसद भवन यानी कि जो नई पार्लियामेंट है उस पर लगभग 100-150 मीटर का फासला, तो ऐसे में जब यहाँ से निकलकर सभी सांसद नई संसद के लिए जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे संसदीय कार्रवाई के लिए, तो उस बीच में यहाँ से पैदल मार्च करेंगे। उन सबके हाथ में तिरंगा झंडा होगा, यानी कि यहाँ से एक तिरंगा यात्रा बीजेपी निकालेगी, तिरंगा मार्च यहाँ से निकाला जाएगा इस बैठक के बाद संसद भवन तक। मैसेज यही है कि जो तिरंगा जिस तरह से भारत को एकजुट करता था, ऐसे में तमाम डिवीजन के बाद भी भारत एकजुट रहे और इसी संदेश के साथ अभी सांसद जो है इस बैठक के बाद इस तिरंगा यात्रा को निकालेंगे। शुक्रिया आनंद, पूरी जानकारी के लिए आपका।